हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें मैं पूरी एक जो हमारा प्रोसेस है, ब्रेन किस तरह फंक्शन करता है, ब्रेन किस तरह वर्क करता है और किस तरीके से हमें ये होता है कि हम किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करें। जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो फर्स्ट हम क्या कवर करेंगे, पेक मेंटालिटी क्या होती है, न्यूरो साइंस ऑफ ट्रस्ट, बेनिफिट्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट, ऑक्सीटोसिन, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ अब इसमें कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो पेक मेंटालिटी क्या होती है, तो पेक मेंटालिटी इज द फिनोमिनन इन विच पीपल मेक डिसीजंस बेस्ड अपॉन द एक्शंस ऑफ अदर्स। कि मतलब आपके जो एक्शंस हैं वो सारे ये किस चीज़ पे बेस्ड होंगे कि और लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर खासकर इंडिया में ऐसा ही होता है कि सारे क्या कहते हैं, अरे यार उनका बेटा इंजीनियर है, भाई तू भी इंजीनियरिंग कर ले, अरे वो डॉक्टर है, डॉक्टर बन गए। क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पैक मेंटालिटी फॉलो करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जब आप सक्सेस हासिल करते हैं, सक्सेस हासिल करने के लिए आपको पैशन चाहिए होता है। और पैशन अगर आपका, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को आप करियर चूज कर रहे हैं, अगर उसमें आपका पैशन नहीं है तो आप एक तरीके से हर्ड बन के रह जाओगे। जिस तरीके से जो भेड़ होती है ना, भेड़ सब एक ही जगह भागती हैं, सब एक ही काम करती हैं, तो वो भेड़ रहती हैं। लेकिन उनमें से कोई एक अगर ये सोचे कि नहीं यार, मैं अपना जो रास्ता है वो मैं अपना अलग चूज करूंगा, तो फिर वो निकलता है लीडर, है ना। तो आपको अल्फा बनना है तो आपको अपना जो स्किल है, अपना जो पाथवे है फ्यूचर का, करियर का, वो आपको उस बेस पे चूज करना है जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपका दिल गवाही देता है यार यही तो करना है मुझे। मतलब जिस काम करने में आपको पता न लगे कि डे क्या है नाइट क्या है, वो काम करना, उसी को पैशन बनाओ। ठीक है, अब आप देखो जैसे कपिल शर्मा है, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आप देखो तो कोई बहुत बहुत बड़ी नहीं है उसकी, अम, लेकिन सक्सेस देख लो आप। सक्सेस इन द सेंस कि हाँ, इंडिया में सक्सेस जो देखा जाता है वो इस बेस पे देखा जाता है कि आप कितने ऊंचे मकाम पे हैं, कितनी पॉपुलैरिटी है, कितने आपके फॉलोअर्स हैं, कितना आप कमा रहे हो, कितना आप बिजी हो, है ना। तो उस रैंकिंग पे देखा जाए तो ही इज क्वाइट सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उसने एक हर्ड मेंटालिटी नहीं रखी, उसको लगा कि यार मुझे कुछ करना है तो मुझे इस प्रोफेशन में करना है जो मेरा दिल कहता है, मतलब कॉमेडी। मेरा दिल कहता है कॉमेडी करना, तो मैं कॉमेडी ही करूंगा। तो देख लीजिए आप वो कहाँ पे है। तो इट स्टेम्स फ्रॉम द एनिमलिस्टिक ड्राइव, वांट टू फिट इन, कि आप हर्ड के अंदर फिट होना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द हर्ड। मतलब आपको जो लोग कर रहे हैं उन्हीं के ही, वो जो कर रहे हैं वही आपको भी करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि आप भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजीनियर, आप ज़्यादा देखिए फ्रेंड ग्रुप में क्या होता है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं सारे, इंजीनियरिंग करते हैं, चलो यार इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीए कर रहे हैं सारे, एमबीए कर रहे हैं। मतलब कुछ अपने पैशन, अब तो फिर भी काफ़ी बदल रहा है इंडिया में कि लोग इंजीनियरिंग करके उनको लग रहा है यार दिस इज़ नॉट माई पैशन, स्टैंड अप करते हैं, तो दे बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर्स बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, फार्मर्स बन रहे हैं यार। आई हैव सीन लॉट ऑफ आईटीएंस, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर अब्रॉड, और वो सब कुछ छोड़ के इंडिया में जाके फार्मिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट यार, दे आर मेकिंग बिजनेस लाइक। क्लासिक एग्जांपल फ्लाइंग बीस्ट है, देख लो आप। उस बंदे ने इंजीनियरिंग करी आईआईटी से, बन गया पायलट। पायलट से इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर से अभी एग्रीकल्चर में चला गया वो। सो ही इज फॉलोइंग, ही इज डूइंग ग्रेट यार, ही इज डूइंग बेस्ट। ठीक है, क्योंकि उसको ये नहीं लगा कि यार जो और कर रहे हैं वही मैं करूं। सो वी आर सोशल एंड स्टेटस सीकिंग एनिमल्स। हमें जो जो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स, हमें स्टेटस, हम सोशल रहना चाहते हैं और हम स्टेटस देखना चाहते हैं कि हम किस स्टेटस में हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं प्ले नहीं करूंगा अभी,
क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगी, बट आप ये साइकोलॉजिकल इल्यूमिनिस्ट डैरन ब्राउन को आप सर्च कर सकते हैं। उसने बहुत सारे ऐसे पैक मेंटालिटी पे वीडियोस बनाए हैं जो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये पैक मेंटालिटी आती कहाँ से है। पैक मेंटालिटी जो ज़्यादातर होती है ना, वुल्फ में पाई जाती है, क्योंकि उसमें अल्फा बीटा एंड ओमेगा वुल्फ्स, उनका जो ग्रुप होता है ना वुल्फ्स का, बिल्कुल यूनिक होता है। ऐसा आपको जो यूनिक क्वालिटीज वुल्फ पैक में मिलेंगी वो आपको किसी भी पैक में नहीं मिलेंगी। एक मैनेजमेंट अगर आपको देखना है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैसे रन होता है, वुल्फ पैक को फॉलो करो, उनको पढ़ो, उन्हें जानो, किस तरीके से वो मैनेज करते हैं पूरा, फ्रॉम ए टू जी किस तरह मैनेज करते हैं। तो इसमें तीन हायरार्की होती है, अल्फा बीटा एंड ओमेगा। तो अल्फा जो होता है वो सिर्फ मेल ही नहीं होता, फीमेल भी हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। लीडर्स इसमें फीमेल भी हो सकती हैं, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल के बेस्ड पे मेल चुना, अल्फा चुना जाता है। अगर उस पैक में फीमेल के पास ज़्यादा स्किल है, फीमेल के पास ज़्यादा लीड करने की क्वालिटीज़ हैं, तो फीमेल विल बी अल्फा, ठीक है। दिस इज डिफरेंट देन एनी अदर पैक, पैक्स जो होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए उसमें अल्फा जो वुल्फ है कभी भी मेल नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हमेशा मेल ही हो, फीमेल भी हो सकता है। अल्फा वुल्फ एग्रेशन से लीड नहीं करता, अपने स्किल के बेस पे लीड करता है ना। तो उसका मेन रीजन जो उसे चुना जाता है, अल्फा अल्फा मेल को, लीडर को जो चुना जाता है, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि जो उनका पैक है वो कितना सक्सेसफुल होगा, है ना। तो ओमेगा वुल्फ इज नॉट ऑलवेज द वीकेस्ट मेंबर ऑफ द पैक। जो ओमेगा वुल्व्स होते हैं, ये वो वुल्फ होते हैं जो बूढ़े हो गए हैं। उनका काम क्या होता है, बूढ़े जो वुल्फ होते हैं उनका काम होता है, जो जो बच्चे हैं इनके, वुल्फ्स के बच्चे जो कब्स हैं, उनका ध्यान रखना, उन्हें रेज करना, है ना। अल्फा है, वो पैक को लीड करेगा, हंट करेगा, खाना लेके आएगा। और अल्फा का काम है कि अपने हर्ड को लीड करके ले जाना, हंटिंग करके लाना। तो जो फीमेल्स हैं, जो कब्स हैं और जो एल्डरली हैं, उनको खाना प्रोवाइड कराना, ठीक है। इनमें तीन चाइ तीन टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। पहली होती है वोकलाइजेशन, सेकंड बॉडी लैंग्वेज, थर्ड होते हैं सेंट मार्किंग। तो वोकलाइजेशन जो होती है, आपने सुना होगा, ये जो हाउल करते हैं या बाक करते हैं, इसका पूरा का पूरा कनेक्शन होता है वुल्फ पैक के साथ, ठीक है। दूसरा चीज होती है इनकी बॉडी लैंग्वेज। जो वुल्फ होते हैं, ये आपने कुत्ते देखे होंगे आपके घरों में, जो पेट्स होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स तो वुल्फ्स ही हैं, वुल्फ में से निकल के हमारे जो पेट डॉग्स हैं वहीं से आए हैं। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी बॉडी लैंग्वेज में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जिस तरीके से वो टेल वेव करते हैं, टेल मूवमेंट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चरिंग, ग्राउलिंग, ये सारा जो अटैकिंग स्टैंस होता है, ये सारा इनका बॉडी लैंग्वेज में आता है। तीसरा होता है सेंट मार्किंग। तो ये सेंट मार्किंग करके अपना एरिया मार्क करते हैं, और किस एरिया से निकल के जा रहे हैं, रेस्ट ऑफ द पैक कैन फॉलो देम, वो सेंट के ऊपर चलता है, ठीक है। अब इनका पैक साइज, तो पैक साइज 6 to 10 मेंबर्स का होता है। कम्युनिकेशन जो होती है वो वोकलाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज, सेंट मार्किंग से होती है। स्ट्रैटेजी जो होती है वुल्व्स की, वो वैरायटी ऑफ हंटिंग स्ट्रैटेजीज डिपेंड करता है प्रे और एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। जो इनकी हंटिंग स्ट्रैटेजी होती है ना, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस टाइम का एनवायरनमेंट किस एनवायरनमेंट में है, वेदर कैसा है, वहाँ का जो फिजिकल एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर, कि मतलब हर वुल्फ का एक स्पेसिफिक रोल है। मतलब अगर 10 का पैक है तो हर एक मेंबर का स्पेसिफिक रोल है। उस रोल को अगर वो नहीं करेगा तो ये ग्रुप सक्सीड नहीं कर पाएगा। तो देख रहे हैं आप कितना ज्यादा स्पेसिफिक एक एक वुल्फ की योगदान होता है, और दैट व्हाट डिसाइड्स वेदर द पैक इज गोना बी सक्सीडिंग और पैक इज गोना बी फेलिंग, ठीक है। ज्यादातर ये सक्सीड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रस्ट बिल्डिंग हार्मोन पे। अब वो तो हमने
पैक मेंटालिटी अंडरस्टैंड कर ले कि हम पैक मेंटालिटी किस तरीके से पैक मेंटालिटी काम करती है, और हमें किस तरीके से जो वुल्फ पैक्स हैं उससे हमें क्या सीखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि हम जो ह्यूमंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ह्यूमंस काम करते हैं ट्रस्ट के ऊपर। ठीक है, जब आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपकी कम्युनिकेशन, आपका एंगेजमेंट, आपका रिटेंशन, आपका वेलबींग, आपका इनोवेशन, आपका परफॉर्मेंस, आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, आपका लीडरशिप प्रैक्टिसेस, सारी चीज़ें ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपका लीडर है और आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। इसलिए आर्मी में जो जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर जो लीडर होता है उस पे जो आर्मी की जो रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ही सारा जो उनका डेली का जो एक्सरसाइज रूटीन होता है वो इसीलिए होता है ताकि एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो टीम अच्छी फॉर्म होगी, टीम अच्छी फॉर्म होगी तो दे ऑल विल वर्क टुवर्ड द सेम गोल। ठीक है, सेम थिंग आप क्रिकेट में देख लो, सेम थिंग आप किसी भी गेम्स में देख लो, उसमें जब गेम में खिलाया जाता है तो उनको एज अ टीम उतारा जाता है, एज अ इंडिविजुअल नहीं उतारा जाता, क्योंकि टीम ही है जो जिताएगी। इंडिविजुअल तो सिर्फ अपने लिए रन बनाएगा ना, लेकिन टीम मेंबर तो पूरी टीम के लिए, पूरी कंट्री के लिए रन बनाएगा। तो किस चीज़ से ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसका सारा मैकेनिज्म क्या है। तो दोस्तों हमारी बॉडी में चार केमिकल्स होते हैं जिन्हें हैप्पी केमिकल्स बोला जाता है, उसमें से एक होता है ऑक्सीटोसिन। ना ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग हार्मोन होता है। जब ये रिलीज होता है ना हमारे ब्रेन में, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो हम उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट फील करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अपनी माँ के पास, अब बहुत दिनों से अपने माँ को नहीं देखा, आप अपनी माँ के पास जाओगे आपको एकदम बहुत अच्छा सा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको माँ को देखते ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, बिकॉज यू ट्रस्ट हर। और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है इसी वजह से ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। तो दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहा है ना। तो हाई लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन कॉज पीपल टू वर्क हार्डर टू हेल्प द ग्रुप अचीव इट्स गोल। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ज़्यादा आपका जो ग्रुप है, आपकी जो टीम है, वो उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब ये ऑक्सीटोसिन का पूरा मैकेनिज्म क्या है, कहाँ से रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है, कैसे काम करता है। तो ये है हमारा ब्रेन। ठीक है, ये आ गया आपका ब्रेन। अब इस ब्रेन में ये छोटा सा आप जो देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस है और ये आ रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत छोटा, देखने में बहुत छोटा है, इसका फंक्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, इसी ये चीज जो है यहाँ पे पूरा एनलार्ज करके दिखाई हुई है। ये जो हाइपोथैलेमस है इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा है, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। तो जो एंटीरियर लोब होता है ना, ये एंटीरियर लोब, इसका काम होता है हार्मोन्स रिलीज करना, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड, एड्रेनोकॉर्टी, कोट्रोफिन हार्मोन, है ना, ये सारे हार्मोन्स ये रिलीज करता है। और जो पोस्टीरियर लोब है जो ये है, इसका काम क्या है। पोस्टीरियर लोब का काम है कि ये वेसो वेसोप्रेसिन रिलीज करता है, जिससे एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आपकी किडनी में ये वाटर कंजर्व कितना करना है। ये किडनी को एक्ट्स ऑन द किडनी टू कंजर्व वाटर, इट्स इंपॉर्टेंट इन फ्लूइड रिटेंशन, कि आपकी बॉडी में फ्लूइड कितना रिटेंट करना है, कितना पानी रोकना है, कितना रिलीज करना है, ये सारा काम इसका काम होता है। और इसका काम एक और होता है, वो है ऑक्सीटोसिन रिलीज करना। तो अब होता क्या है कि जब आप किसी भी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी से मिलते हैं ऐसा लगता है यार, तुझे जब भी देखता हूँ ना मैं, वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना। खासकर जब अपने लव्ड वन से मिल रहे हैं, आप अपनी पार्टनर से मिल रहे हो, अपने माँ बाप से मिल रहे हो, बच्चों से मिल रहे हो, तो क्या होता है कि जब आप उन्हें देखते हो तो वो जो इमेज जाती है ब्रेन में प्रोसेस होने के लिए, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यहाँ से फिर निकलती है ऑक्सीटोसिन। फिर आप ऑक्सीटोसिन को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार ये बंदा यार बहुत ही अच्छा है, यार इससे ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है। और सेम थिंग अगर आपका लीडर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको उनको देख के बहुत खुशी होगी, आप वो आपको जो कहेंगे आपको कि यस आई एम गोना डू इट फॉर यू,
है ना। तो इस वजह से होता है। तो अब जो डेटा है, ठीक है, 8 बेनिफिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसके क्या बेनिफिट्स हैं जब ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं? जब आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ट्रस्ट बिल्ड होता है कैसे? ऑक्सीटोसिन से। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? जब आप किसी के संपर्क में आते हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस, इतना कंफर्टेबल और इतना उनके साथ अटैच होते हैं कि वो एक ट्रस्ट फॉर्म करते हैं आपके साथ। फिर क्या होता है, ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग है और ऑक्सीटोसिन रिलीज है, ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड हो गया है तो जब भी आप उन्हें देखोगे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ठीक है। तो इससे क्या है, 8 बेनिफिट्स क्या है? सोशल बिहेवियर, आपकी हीलिंग है, पेन मैनेजमेंट है, अडेप्टेशन है, इम्यून हेल्थ है, नर्वस सिस्टम हेल्थ है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप ने सर्वे करा, तो सर्वे में क्या पाया, उन्होंने कई हाई ट्रस्ट कंपनीज में गए, वहां पे सर्वे करा, तो वहां पे पता लगा कि 74% जो है वो लेस स्ट्रेस है, 106% मोर एनर्जी एट वर्क। यानी कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो 74% लेस है कंपेयर टू द कंपनीज विद लो ट्रस्ट कंपनीज, है ना। 50% हाई प्रोडक्टिविटी है, 13% फ्यूअर सिक डेज है, 76% मोर एंगेजमेंट है, और 29% मोर सेटिस्फैक्शन विद देयर लाइव्स। सो 40% लेस बर्नआउट। क्यों? सिर्फ एक वजह से, कि जब वो काम पे आते हैं, उनको वहाँ पे ट्रस्ट फील होता है अपने लीडर्स पे, अपनी कंपनी पे, जिस ट्रस्ट की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो उन्हें अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है तो वहाँ पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा टिका रहना चाहते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और ज़्यादा वैल्यूएबल महसूस करते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि कैसे बिल्ड करें ट्रस्ट, है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप रिकॉग्नाइज करें एक्सीलेंस। अगर किसी ने अभी, जो एक स्टडी हुई थी न्यूरोसाइंस की, उसमें ये दिखाया गया है कि जब आप किसी की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको आप अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होता है, इमीडिएटली इमीडिएटली क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है। जैसे कि आप किसी कंपनी में हैं, एज अ टीम लीडर हैं, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, और आपके टीम मेंबर ने कोई काम करा, तो जैसे ही उसने करा, अचीव करा, गोल अचीव करा, आपने मीटिंग में या कहीं पे आपने कहा कि यार वो मिस्टर एक्स ने यार ये काम करा था, और व्हाट अ माइंड ब्लोइंग वर्क यार, आई एम रियली रियली हैप्पी विद इट, और जस्ट कीप अप दिस दिस गुड वर्क, है ना। तो आपने उसको अप्रिशिएट करा, आपने उसे एक्नॉलेज करा और अप्रिशिएट करा सबके सामने। अब क्या होगा, वो बंदे के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ उस टाइम पे, तो जब भी आपको देखेगा उसके अंदर ये फीलिंग ऑटोमेटिक आएगी, यार यार मेरा बॉस यार बड़ा अच्छा है, यार मेरा बॉस बड़ा अच्छा है। एवरी टाइम ही विल थिंक दैट ऑक्सीटोसिन विल गेट रिलीज्ड। फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी काम को करवाना और उसमें बेस्ट निकलवाना। ठीक है। तो ये हो गया रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस। दूसरा होता है इंड्यूस चैलेंज स्ट्रेस। अब आप कहेंगे यार आप तो यहाँ पे स्ट्रेस बोल रहे हैं, नहीं, ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है। जब आप कोई भी काम देते हैं किसी टीम को, उसको एक एज अ चैलेंज, कि आप उसमें जैसे टाइम फ्रेम, हर कोई टाइम फ्रेम डालता है, रीजनेबल टाइम फ्रेम डालें। ये नहीं कि यार 10 दिन का काम तुम 2 दिन में करके दो, दैट इज नॉट रीजनेबल टाइम, वो स्ट्रेस नहीं, वो एंग्जाइटी बन जाएगा। 10 दिन का काम है, जस्ट गिव देम 8 डेज, कि यार कैन वी डू इट इन 8 डेज, है ना। तो क्या है, यू आर इंड्यूसिंग अ चैलेंज स्ट्रेस। अब क्या होगा कि टीम, what they're gonna do is they're gonna work harder to achieve that goal, because first, you are a very good boss. Second, you appreciate them. Third, you acknowledge their work, है ना? And then you are giving them challenge stress कि can we do it? अब क्योंकि the entire team is working toward the similar goal, पूरी टीम एक ही गोल की तरफ दौड़ रही है उसको अचीव करने के लिए, तो वो उसे बोलते हैं चैलेंज स्ट्रेस। अब उसमें क्या होगा, जैसे ही वो लोग इसको अचीव करेंगे, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ विक्ट्री आएगी,
कि वी अचीव्ड समथिंग, वी अचीव्ड। जैसे कि आप क्रिकेट मैचेस देखिए, आप क्या कहते हैं, फुटबॉल मैचेस देखिए, कोई भी गेम्स हैं, गोल्फ है, किसी भी गेम को ले लीजिए आप, उसमें क्या होता है, चैलेंज स्ट्रेस होता है ना कि आपको जीतना है। अब जीतने का मतलब ये नहीं कि अगर आप हार गए तो सबको लात मार दी ऐसा नहीं होता। हारे हैं तो एज अ टीम हारे हैं, जीते हैं तो एज अ टीम जीते हैं, जीते हैं तो सेलिब्रेटेड, हारे हैं तो व्हाई डिड वी लॉस्ट इट, कैन वी डू बेटर, कैन वी कम अप अगेन हायर, है ना। वो चीजें, हारना बहुत जरूरी है दोस्तों, जीतना जीतने से ज्यादा हारना जरूरी है। ठीक है, तो चैलेंज स्ट्रेस, गिव पीपल डिस्क्रिप्शन इन हाउ दे डू देयर वर्क। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस आर्मी बेस में काफी साल पहले। तो उसमें वो चाह रहे थे कि अनमैन्ड, ऑटोमेटेड, राइट, ऑटोमेटेड व्हीकल, वॉर व्हीकल बनाना है जो वॉर में जाए, ऑटोमेटेड हो, अनमैन्ड हो। तो जो उनका R&D डिपार्टमेंट था, दे वर फेलिंग टू अचीव इट, है ना, दे वर फेलिंग टू अचीव इट। फिर वही जो प्रोजेक्ट है उन्होंने MIT के स्टूडेंट्स को दे दिया, कैन यू डू इट, एंड दोज MIT स्टूडेंट्स क्रैक्ड इट इन 1.5 year। जबकि जो यूएस आर्मी का जो R&D डिपार्टमेंट था, दे वर trying it for like 2-3 years, more than 3 years, and they were failing all the time। अब उससे ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जब आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं जहाँ पर हर चीज़ बाय द बुक करी जाती है, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की जो बाउंड्रीज होती है ना, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, ये बहुत लिमिटेड हो जाता है, जिस वजह से जो नए इन्वेंशंस होते हैं उन्हें इन्वेंट होने में बहुत टाइम लगता है। जबकि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जिनके पास बाउंड्रीज नहीं है, दे कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स, है ना, दे कैन अचीव दैट गोल वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, फिर आता है शेयर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडली। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आए वो आप अपने सारी टीम के साथ, पूरी कंपनी के साथ शेयर करें कि हमने कैसे अचीव करा, या किस तरीके हम फेल हुए थे, क्यों हुए, क्योंकि हमने ये ठीक चीज़ ठीक नहीं करी, ये चीज़ ठीक नहीं करी, है ना। तो जब आप ऐसा करते हैं तो जो साम और टीम्स हैं, दे विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड दे विल डू बेटर। आपकी जो टीम है, दे विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दे विल डू बेटर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन। तो फिर जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, जब आप अपनी टीम के साथ हैं, तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वो है पर्सनल स्पेस। नाउ यू हैव टू रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस। ये बहुत बहुत क्रिटिकल मैटर, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आई थिंक थिंग है कि जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। पर्सनल स्पेस जो होता है ना, आप दूसरे के पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करो, वो आपके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इजी हो जाएगी। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल स्पेस जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो जो ग्रीन जोन है दैट इज फॉर फैमिलीज, है ना, फैमिलीज। जो ये जो है ना, ये लाइट ब्लू जोन जो बिल्कुल आपके पास है बिल्कुल, ये इसे बोलते हैं इंटीमेट स्पेस, विच इज लिमिटेड टू 1.5 फुट। इसमें कौन कौन आ सकता है, इसमें डॉक्टर्स आ सकते हैं, डेंटिस्ट आ सकते हैं, पुलिस आ सकती है, फायरमैन आ सकते हैं, आपके लव वंस आ सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे हो गए, वाइफ हो गई, मम्मी डैडी जो भी है, जो बिल्कुल क्लोज हैं आपके, वही इस स्पेस में एंटर कर सकते हैं। फिर आता है आपका पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस जो होता है, ये जो येलो वाला है ना, ये रेड वाला तो आपका इंटीमेट स्पेस है। फिर ये जो येलो वाला है, ये आपका है पर्सनल स्पेस, यानी कि अप टू 4 फीट, फ्रॉम 1.5 फीट टू 4 फीट। ये होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, जितने भी हैं, वो इस स्पेस में आते हैं। आप अगर अपने दोस्त के पास खड़े हैं, 1.5 फीट के अंदर खड़े हैं, तो ही विल नॉट फील कंफर्टेबल, ही और शी, राइट। 1.5 फीट के बाहर, 4 फीट के अंदर खड़े हैं, दैट इज द बेस्ट स्पेस। इन सम केसेस इट वुड डिफर, राइट। फिर आता है सोशल स्पेस, विच इज फ्रॉम 4 फीट टू 9 फीट। जैसे आप सोशल पार्टीज में हैं, कहीं हैं, तो आप इस स्पेस में बात करते हैं, स्पेशली जब आप कहीं प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो आता है सोशल स्पेस में, कि आप थोड़े डिस्टेंस से एक बड़े ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं। तो बाउंड्रीज आप रेस्पेक्ट करोगे, यू विल बी रेस्पेक्टेड। रेपो बनाने में बहुत इजी हो जाता है जब आप
पर्सनल स्पेस का ध्यान रखते हैं। ठीक है। फिर आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नाउ जो कम्युनिकेशन होता है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन ऑल्सो includes not just what you talk, how you talk, your body language, है ना, ये सारी चीज़ें पार्ट होती हैं कम्युनिकेशन की। लेकिन हाँ, लैंग्वेज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग है और आप किसी ऐसे के पास जा रहे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है और आप वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ पर उसे समझ ही कुछ नहीं आएगा, तो आप क्या काम कराएंगे, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज विद द लैंग्वेज। ठीक है। अगर लैंग्वेज बैरियर है, अगर आपकी टीम में 7 लोग इंग्लिश बोलते हैं, एक बंदा इंग्लिश नहीं बोलता है एंड ही इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू डू इज सेंड द गाय टू अपग्रेड द स्किल। उसको इंग्लिश क्लासेस में भेजिए, उसकी स्किल अपग्रेड करिए एंड मेक हिम अ पार्ट ऑफ योर टीम। डोंट, उसको आप अलग मत करो। लैंग्वेज शुड नॉट डिफाइन योर स्किल, योर इंटेलिजेंस। इट शुड नॉट डिफाइन। लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन आपकी स्किल को डिफाइन नहीं कर सकती, है ना। आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं कर सकती। आपकी इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी को डिफाइन नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन आपको एक्सप्रेस करने में मदद करती है। तो लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ स्किल विच यू कैन लर्न। ठीक है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अगर लैंग्वेज इशू है, यू कैन गो एंड लर्न इट। और अब तो बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब आते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर्स हैं? तो एक्टिव लिस्टिंग टेक्निक्स। तो ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है। अब आप लैंग्वेज हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपका क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करती हैं। अब उनको ओवरकम कैसे करें? उनको ओवरकम करने का तरीका ये है, एक्टिव लिस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ करें, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करें, एम्पैथी यूज़ करें, है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अपने टीम्स को ट्रेनिंग्स के लिए भेजो, उनकी स्किल अप करवाओ, है ना। कल्चरल अवेयरनेस। समटाइम्स ना, जब आप यू आर वर्किंग विद मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट, जब आप मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको लग रहा है कि यार ये मेरे से आंख नहीं मिला रहा, या तो इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, या ही इज हाइडिंग समथिंग। लेकिन कई कल्चर्स में इट इज कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस। इसे ऑफेंस माना जाता है कि आप आंख मिला के बात करें। किसी किसी कल्चर में आप अगर किसी थाई थाई व्यक्ति के साथ बात करेंगे, तो वो बहुत ऊंचा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज वो बोलते हैं ना, थाई लैंग्वेज, वो बहुत खड़ी बात, उसमें बहुत जोर लगता है पेट का। तो वो उस की हैबिट है उन्हें, और जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा लगता है यार ये चीख क्यों रहा है मेरे कान में, है ना। तो यू नीड टू अंडरटेक दैट, कि दैट इज अ कल्चरल थिंग, कल्चरल बैकग्राउंड है ना। तो ऐसा हुआ मेरे फ्रेंड के साथ। तो मेरे मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ कि शी वॉज वर्किंग इन नर्सिंग ग्रुप, है ना। तो वहाँ पे लोगों ने उसको आइसोलेट करना शुरू कर दिया। तो उसने मेरे को बोला एक दिन कि ऐसे ऐसे मुझे आइसोलेट कर रहे हैं वहाँ पे, और मेरे से कोई बात नहीं करता, ये नहीं करता। तो मैं गया, मैंने कहा ठीक है, आई विल गो देयर एंड टॉक टू देम। तो मैंने वहाँ पे मीटिंग बुलवाई, और जो उसके सुपरवाइजर्स थे, लीडर्स थे, उनके साथ मैंने मीटिंग करी कि भाई दिस इज़ नॉट राइट। आप किसी एम्प्लॉय को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, उन्होंने बोला कि यार ये ना गाली बहुत मारती है, और ये बहुत ज़्यादा चीख के बोलती है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ये तो फिर टोटली कल्चरल जो अनअवेयरनेस है उसकी वजह से हो रहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन यू एंड हर। वो ये सोच रही है कि आप आइसोलेट कर रहे हो, बट यू यू आर थिंकिंग यार ये हमारे पे चिल्ला रही है। वो चिल्ला नहीं रही है। जो थाईलैंड में वो लोग नॉर्मल ही पेट से बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में गले से बोलते हैं। यानी कि हम जो अपना डायफ्राम है वो यूज़ नहीं करते, ये लोग अपना डायफ्राम यूज़ करते हैं, जब बोलते हैं तो पूरा जोर लगा के बोलते हैं। तो मैंने कहा उसको वही आदत है। तो वो कोई लड़ नहीं रही है, वो बोल नहीं रही है, दैट्स हाउ दे स्पीक। तो जब मैंने उनको समझाया, उनको सबको समझ में आ गया। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, मैंने कहा यार
दे वर थिंकिंग ये थे सोच रहे थे तो ये सोच रहे थे, सो इट्स अ क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दे ऑल केम टू द सेम पेज। सारे समझ गए कि यार यहाँ पर कल्चरल अवेयरनेस की इशू है, एंड एवरीथिंग वाज फाइन, है ना। क्लियर एंड कंसाइज मैसेजेस का यूज करें, घुमा घुमा के बात ना करें, है ना। तो अगर आप ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल हैव अ परफेक्ट कम्युनिकेशन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं जब सेफ्टी कॉन्वर्जेशन करना हो। बिहेवियरल जो है ना ह्यूमन फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको ह्यूमन फैक्टर्स को हमेशा कंसीडर करके चलना है। बिहेवियरल जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज में जो फॉल बैक्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वो सब बिहेवियरल इश्यूज की वजह से होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से होते हैं। अगर आपने इसे सही पकड़ लिया तो आपका हर जगह पर, हर टीम में, हर कंपनी में बहुत बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग का, जो गोल्स मीट ना करने का, और जो एज अ टीम अचीवमेंट नहीं हो रही है, वो सारी जो इश्यूज हैं सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो मुझे मैसेज में ज़रूर लिखें, और मैं वो कोशिश करूंगा कि आपको जो मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।